वेलोसिटी डिफाइंड है, इलेक्ट्रिक करंट डिफाइंड है, गॉड डिफाइंड है। आप उसको देखने की कोशिश ना करें, और अगर आप उसको नहीं मानते हैं कि वो नहीं है तो आपको 2 मिनट में उसके इफेक्ट दिखाए जा सकते हैं। अगर आप ये नहीं मानते कि इलेक्ट्रिक करंट है तो अभी आप एक पीस ऑफ वायर लाइए, मैं आपको दिखा दूंगा कि इलेक्ट्रिक करंट है। अगर आप ये नहीं मानते कि वेलोसिटी कोई चीज़ है तो आप किसी चलती कार के सामने खड़े हो जाइए, आपको मैं बता दूंगा कि वेलोसिटी है। और अगर आप ये नहीं मानते कि भगवान है, खुदा है, तो आपका होना ही एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि खुदा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जब हम लोग वेलोसिटी डिफाइन कर रहे हैं तो एक मिस्टेक यहाँ पर की कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। 0, 1, let's get started. देखिए, हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट समझ लिया, और डिस्प्लेसमेंट के साथ हम लोगों ने डिस्टेंस समझ लिया, और जैसा कि मैंने आपको पहले बोर्ड में बताया था कि हम लोग यहाँ से जब चल रहे हैं तो एक चीज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी, द कंटेंट ऑफ काइनेमेटिक्स जो है उसका जो बेसिक कंटेंट है वो कंटेंट यहाँ पर है। इलेबरेट कंटेंट अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जो हम लोग इक्वेशंस और स्लोप और ये सब चीज़ें करेंगे। पर बेसिक ये था कि एक चीज़ थी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा था पोजीशन और पोजीशन वेक्टर जो हम लोगों ने यहाँ से समझा ये वाला, और फिर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, और अब आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी इज नथिंग बट, हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, वेलोसिटी for a given interval of time is defined to be the displacement which was nothing but the change in position। ये हम लोगों ने यहाँ पर अंतर समझा है कि डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डी वेक्टर कह रहे हैं और ये डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन, तो हम लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं वेलोसिटी फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज डिफाइंड टू बी द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द चेंज इन पोजीशन। वी कैन राइट इन ब्रैकेट दैट डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट चेंज इन पोजीशन। तो वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय that interval of time in which the displacement occurs. This is a basic definition of velocity. The displacement occurs. ये एक definition हम लोग यहाँ पर velocity की बनाते हैं, और वेलोसिटी के साथ 2 टर्म जुड़े होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये वेलोसिटी की डेफिनीशन है वो आती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी, ये। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा आर वेक्टर, और ये आ गया डेल्टा टी। मैं फिर से आपको पीछे ये दिखा दे रहा हूँ, डेल्टा आर क्या चीज़ थी? चेंज इन पोजीशन, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नाम दिया था हम लोगों ने। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ से आ जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। इसका मतलब पोजीशन ऑफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t1 इज r1, द पोजीशन ऑफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t2 इज r2, एंड देन वी डिफाइन दिस थिंग। बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि वेलोसिटी इज डिफाइंड। व्हाट अदर थिंग, लाइक देयर आर सो मेनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज ऑल्सो जो कि डिफाइंड हैं, जिनको हमको देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जिनको हम समझ सकते हैं, जिनकी डेफिनीशन है और जिनके इफेक्ट्स हैं। वेलोसिटी इज़ वन ऑफ द थिंग। दूसरी चीज़, आप करंट भी कुछ इसी तरीके से डिफाइंड है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। यहाँ पर भी अभी हम लोग इसको इंस्टेंटेनियस जब हम लोग वेलोसिटी डिफाइन करेंगे, तो मैं ये कह रहा था कि डिफाइंड टर्म, डिफाइन का मतलब वेलोसिटी डिफाइंड है, इलेक्ट्रिक करंट डिफाइंड है, गॉड डिफाइंड है। आप उसको देखने की कोशिश ना करें,
और अगर आप उसको नहीं मानते हैं कि वो नहीं है तो आपको 2 मिनट में उसके इफेक्ट दिखाए जा सकते हैं। अगर आप ये नहीं मानते कि इलेक्ट्रिक करंट है तो अभी आप एक पीस ऑफ वायर लाइए, मैं आपको दिखा दूंगा कि इलेक्ट्रिक करंट है। अगर आप ये नहीं मानते कि वेलोसिटी कोई चीज़ है तो आप किसी चलती कार के सामने खड़े हो जाइए, आपको मैं बता दूंगा कि वेलोसिटी है। और अगर आप ये नहीं मानते कि भगवान है, खुदा है, तो आपका होना ही एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि खुदा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जब हम लोग वेलोसिटी डिफाइन कर रहे हैं तो एक मिस्टेक यहाँ पर की कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी के बारे में जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमको वेलोसिटी से ये पता नहीं लगता, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसा कि डिस्प्लेसमेंट में हो रहा था कि हम ये वेलोसिटी जो है वो पूरे मोशन का आइडिया हमको नहीं देता। अगर हम लोग एक टर्म यहाँ पर ला रहे हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये है कि जब हम लोग किसी एक इंटरवल ऑफ टाइम की बात करेंगे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। आप इसको अलग अलग सिचुएशन से देखिए कि ये जो चीज़ है ये वी एवरेज है। ये क्या है? वी एवरेज। जैसा कि हम लोग ये देख रहे हैं कि जो ये वेलोसिटी हम लोगों ने डिफाइन की है ये है ही एवरेज वेलोसिटी। ये जो टर्म है ये एवरेज वेलोसिटी के लिए आ रहा है। इसका मतलब कि जब हम लोग इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहे हैं मतलब जब हमारा, जैसे हम लोगों ने ये कहा कि जो चेंज इन पोजीशन है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता। इसका मतलब कि जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ बॉडी, the location of body in the beginning and in the end of that interval। जिस इंटरवल के लिए हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी डिफाइन की है वो केवल इनिशियल, और जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, हम लोगों ने बार बार ये बात डिस्कस करी कि डिस्प्लेसमेंट किसी भी बॉडी का केवल इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड कर रहा है। एक ये हम लोगों ने कोई पाथ ले लिया, ये एक कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एक कोई एंड पॉइंट है। अब उनका ये कहना है कि इस जर्नी में हमको वेलोसिटी डिफाइन करनी है। अगर बॉडी ए से स्टार्ट करती है, बी पर आती है। एक सिंपल एग्जांपल समझिए कि अगर बॉडी ए से चली, बी तक गई और फिर बी पर वापस आ गई, इस सिचुएशन में अगर बॉडी ए से बी गई और फिर बी से वापस ए आ गई, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस केस में जो वी एवरेज हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। क्यों वी एवरेज ज़ीरो हो जाएगा? इसलिए क्योंकि इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम आ गई, इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जीरो आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r2 माइनस r1 है, तो अगर r2 और r1 सेम लोकेशन हो जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हमने ये कहा कि एवरेज वेलोसिटी केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये बॉडी इस पाथ पर चल के जाए और तो भी हम लोगों को एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करनी हो तो भी हम ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेंगे। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसी जिसको हम लोग r2 माइनस r1 कह रहे हैं। इस पॉइंट का, इनिशियल पॉइंट का कोई पोजीशन वेक्टर होगा r1, इस पॉइंट का, फाइनल पॉइंट का कोई पोजीशन वेक्टर, ये हम लोगों ने ये लोकेशन एट t2 है, ये लोकेशन, ये वाली लोकेशन एट t1 है, इसी को हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया है कि t1 पर r1 लोकेशन है, t2 पर r2 लोकेशन है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम एवरेज वेलोसिटी डिफाइन कर रहे हैं तब पूरी जर्नी का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अगर इस पाथ पर जा रहा है तो भी एवरेज वेलोसिटी वही आएगी, और अगर इस पाथ पर जा रहा है, इसका मतलब कि अगर यहाँ पर एक कोई पॉइंट x हम लोग ले लें, यहाँ पर कोई एक ये दूसरा पाथ ले लिया और ये y ले लिया, इसका मतलब कि हम लोगों ने अगर ऐसा बोला कि एक AXB पाथ था, AXB पाथ के लिए v1 आया,
अगर एक ए वाई बी था, ए वाई बी के लिए V2 आया, और एक ये पाथ था, इसके लिए जो ये स्ट्रेट लाइन पाथ था इसके लिए V आया, से दैट ये ACB है, ACB के लिए अगर ये V आया तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि इन तीनों केसेस में जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो सेम आएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम है और इंटरवल ऑफ टाइम, जिस इंटरवल ऑफ टाइम में वो यहाँ से वहाँ तक गया। एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जो भी चीज़ एवरेज वेलोसिटी है वो ओवरऑल बिहेवियर, अगर हमको जर्नी का देखना है बॉडी का किसी एक जर्नी में, तब तो हम लोग उसमें ओवर वेलोसिटी की बात कर सकते हैं कि भाई एवरेज वेलोसिटी हमारी हेल्पफुल है। लेकिन अगर हमको ओवरऑल जर्नी की बात नहीं करनी है, अगर ये इंटरवल हमारा छोटा होता है, तो हम लोग किसी एक इंस्टेंट पर वेलोसिटी डिफाइन करते हैं जिसका नाम होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अब आप ये समझिए कि अगर हम लोग इस एवरेज वेलोसिटी वाले कंसेप्ट में अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो फिर कैसे निकालेंगे। इसका मतलब कि ये जो डेल्टा टी है इसको हम लोग छोटा करना चाहते हैं। आप ऐसा समझिए कि अगर ये कोई वी एवरेज की डेफिनीशन है, वी एवरेज की डेफिनीशन यहाँ से आई डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और फिर इन्होंने कहा कि अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज़ इंस्टेंटेनियस डिफाइन करना चाहते हैं, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बहुत ध्यान से देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या चीज़ है। तो जैसा कि नाम से दिख रहा है कि हम लोग किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर इस डिस्प्लेसमेंट में, अगर इस पाथ की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस पाथ पर यहाँ एक कोई पॉइंट होगा, यहाँ एक कोई पॉइंट होगा, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी है इसको वो छोटा करना चाह रहे हैं। छोटा कितना करना चाह रहे हैं, इतना छोटा करना चाह रहे हैं कि एक इंस्टेंट रह जाए। सवाल ये है कि अगर हम लोगों को वेलोसिटी डिफाइन करनी है, बहुत ध्यान से समझिए कि अगर वो ये कह रहे हैं कि एक इंस्टेंट पर एक पोजीशन है बॉडी की और दूसरे इंस्टेंट पे दूसरी पोजीशन है, तो अगर वेलोसिटी डिफाइन करना है तो वेलोसिटी का मतलब होगा डेल्टा आर। डेल्टा आर का मतलब क्या है, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी एक इंस्टेंट पर निकालोगे तो टेक्निकली तो डेल्टा टी 0 हो जाएगा। या तो आप T1 पे निकालोगे या आप T2 पे निकालोगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में जो चीज़ यहाँ पर आती है उसमें हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस की मदद लेते हैं, और डिफरेंशियल कैलकुलस की मदद से हम लोग ये बात डिफाइन करते हैं कि अगर डेल्टा टी इंटरवल बहुत छोटा है, इसका मतलब कि इफ़ डेल्टा टी इज़ वैनिशिंगली स्मॉल या वेरी वेरी स्मॉल, ये जो कंसेप्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा टी इज़ इनफाइनिटिज्मली स्मॉल या वैनिशिंगली स्मॉल, उसके लिए लैंग्वेज यूज़ की जाती है और उसको मैथ्स की भाषा में ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या होता है, इस टर्म का मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा, डिफरेंशियल कैलकुलस में इसका क्या मतलब है ये भी आपको बताऊंगा, पर इसका टेक्निकल मीनिंग ये है कि डेल्टा टी is now as small as possible on a number line, as small as possible on a number line, but not equal to 0. This is very interesting. बट नॉट इक्वल टू 0। अगर हम लोगों ने लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 बोला है, और ऐसा हम लोग कब करेंगे, ध्यान से समझ लीजिए फिर से कि कोई एक बॉडी किसी एक पॉइंट ए से बी तक गई, ठीक है, कोई भी पाथ उसने एक्वायर किया। अभी यहाँ पर हम लोगों ने एक सिचुएशन ऐसी भी डिस्कस करी कि वो ए से बी जाएगा फिर बी से ए वापस भी आ गया मान लीजिए, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई। अब ये दूसरी सिचुएशन है कि वो किसी भी दूसरे पाथ पर जा रही है।
इन तीनों में से कोई भी पाथ हो सकता है, स्ट्रेट लाइन पाथ हो सकता है, या ए एक्स बी पाथ लिया या ए वाई बी पाथ लिया। तो हमको अगर उस पूरी जर्नी की, कोई भी पाथ उसने बॉडी ने एक्वायर किया, उस पूरी जर्नी की अगर हमको वेलोसिटी निकालनी है तो हमको क्या करना है कि इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और फिर फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय दैट इंटरवल ऑफ टाइम। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। हाउ डू वी कैलकुलेट? मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी डिफाइन है, हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, हमको उसका एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ता है, हमको उसका एक फॉर्मूला डिफाइन करता है, वेरी सिमिलर टू द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और द थर्ड थिंग व्हाट आई हैव कंपेयर्ड इज द गॉड। गॉड इज अगेन डिफाइंड बाय अस। जिस गॉड की हम लोग बात करते हैं वो सब गॉड हमने डिफाइन किया, इलेक्ट्रिक करंट हमने डिफाइन किया, वेलोसिटी हमने डिफाइन की, और ये रही उसकी डेफिनेशन। उस डेफिनेशन के हिसाब से जो भी चीज वेलोसिटी यहाँ पर आएगी उसमें वी हैव टू हैव एन इंटरवल ऑफ टाइम। जब तक हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तब तक वो इंटरवल ऑफ टाइम कुछ भी हो सकता है। इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया कि 5 सेकेंड एक इंटरवल ऑफ टाइम है, 10 मिनट एक इंटरवल ऑफ टाइम है, 3 दिन, 15 घंटे, 10 साल, ये सब, या 1 माइक्रो सेकेंड या 2 माइक्रो सेकेंड या 1 मिली सेकेंड, ये सब इंटरवल ऑफ टाइम है। टाइम होता है 7:25, ये टाइम है। बाकी सब इंटरवल, जब हम मिनट, सेकेंड, आवर, डे, मंथ, ईयर में बात कर रहे हैं, दैट इज इंटरवल ऑफ टाइम। तो हमें किसी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, जब हम उस पूरे इंटरवल की बात करेंगे, किसी भी बड़े इंटरवल की बात करेंगे, तो जो वेलोसिटी आती है वो एवरेज वेलोसिटी आती है। लेकिन अगर हम उस इंटरवल ऑफ टाइम को एज स्मॉल एज पॉसिबल कर देंगे तब एक इंस्टेंट पर वेलोसिटी आती है। वो डिफरेंशियल कैलकुलस की मदद से आएगी। हम लोग अभी इसी लेक्चर में हम लोग आगे डिफरेंशियल कैलकुलस का थोड़ा सा पार्ट सीखेंगे। ये अभी मैंने आपको ये बात बताई कि हम लोगों ने डेल्टा टी को क्यों लिमिट से ऑपरेट किया, और जो टेक्निकल बात होती है वो ये होती है कि अगर हम लोगों ने जो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी वाला जो एक्सप्रेशन था, ठीक है, इसमें ध्यान रखिए कि एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है और एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, आप ये यहाँ से कह सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ वी एवरेज इज सेम टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर का सिंपल कंसेप्ट है जो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हम कहीं ये कह रहे हैं कि वी एवरेज कोई एक वेक्टर है और इसमें राइट हैंड साइड में ये एक वेक्टर है और ये डेल्टा टी आया, तो ये जो भी डेल्टा आर का डायरेक्शन है वो वेलोसिटी का डायरेक्शन है। इसका मतलब कि इस डायग्राम में फिर से देखिए कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, भले ही बॉडी इस लाइन पर नहीं चल रही, पर जब हम एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में आएगा। वेरी गुड। अभी क्या है कि अभी हम लोगों को एक बात यहाँ से ये सीखनी थी कि जब ये डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी में हम लोगों ने लिमिट लगा दिया, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन होता है, ये पूरा एक्सप्रेशन अब कन्वर्ट हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी में। बहुत ध्यान से देखिए, ये पूरा एक्सप्रेशन जो ये डेल्टा इंटरवल था ये डी में कन्वर्ट हो गया। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कब ये डिफरेंशियल एलिमेंट हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो वेलोसिटी आ रही है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो ये जो इक्वेशन है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन, ये क्या है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन है। जब भी हम लोग वेलोसिटी को इस एक्सप्रेशन से डिनोट करेंगे, जब भी हम लोग वेलोसिटी को डी आर अपॉन डी टी से एक्सप्रेस करेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। बट रिमेंबर, टेक्निकली एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज़ फॉर अ बिगर इंटरवल ऑफ टाइम, और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है दैट इज़ डिफाइंड फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट इज़ वन थिंग। दूसरी इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ पर जो सीखनी है वो ये सीखनी है
कि हम लोग यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड जैसा भी एक टर्म यहाँ पर हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, और आपको ये देखना पड़ेगा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या चीज़ है। जब हम लोग ये बात कहेंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड, जब यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगी तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या चीज़ है। अगर हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो बहुत साधारण शब्दों में ये बात समझ लीजिए कि जहाँ कहीं पर भी वेलोसिटी और स्पीड का संबंध आएगा तो इस इक्वेशन को एज अ की इक्वेशन आप याद रखिए कि अब जब हम लोग स्केलर टर्म में बात करेंगे, स्केलर टर्म में बात करने का मतलब कि जो स्पीड है, जो एवरेज स्पीड आएगी, वो जरूर यहाँ पर ऐसा होगा कि ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करते, अब हम यहाँ पर डिस्टेंस की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी नहीं, अब एवरेज स्पीड डिफाइन कर रहे हैं। तो एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन करेंगे? एवरेज स्पीड डिफाइन करने के लिए अगर हमको इस पाथ पे एवरेज स्पीड डिफाइन करनी है, जो ये वाला हमारा पाथ था, ए एक्स बी था, ये वाला पाथ, इस पाथ के लिए अगर बॉडी ए से बी तक एक्स पाथ पे जा रही है तो हमको यहाँ पर टोटल डिस्टेंस लिखना है, हमको डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखना है। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल का मतलब जो टोटल टाइम है किसी भी जर्नी की, जो टोटल आप ये बात समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप किसी एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, मान लीजिए कि ये पाथ आप लोगों ने ट्रेवल किया या ये वाला पाथ ट्रेवल किया, या प्रैक्टिकली अगर आप किसी एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, से दैट कि 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो आप ये बात तो समझते हैं कि थ्रू आउट द जर्नी आपकी गाड़ी किसी एक स्पीड से नहीं चल सकती। कुछ 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए आपकी कार 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होगी, फिर अगले 2 मिनट के लिए 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होगी। फिर हो सकता है कि कोई एक अच्छा हाईवे मिल गया हो हमारे मिनिस्टर साहब की कृपा से, तो आपको 10 मिनट तक आप किसी एक स्पीड पर, कि 10 मिनट तक आपने 120 का स्पीड ले लिया कि 120, 10 फॉर दैट 10 मिनट्स 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपकी कार ने मेंटेन कर ली। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ कोई दूसरी गाड़ी आ गई या टोल आ गया या कुछ आ गया। बट आप ये बात समझ रहे हैं कि कोई भी प्रैक्टिकली कोई भी कार या कोई भी व्हीकल एक स्पीड से नहीं चल सकता। ठीक बात है। तो ये जो स्पीड जो चीज़ है, अब आपकी गाड़ी में जो स्पीडोमीटर होता है, वो स्पीडोमीटर स्पीड बताता है, वो वेलोसिटी नहीं बताता, वो ये नहीं बताता कि गाड़ी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो स्पीड और वेलोसिटी में टेक्निकली केवल इतना अंतर है कि जब हम बिना डायरेक्शन के बात करेंगे, यहाँ से आप ये देखिए, मैंने बिल्कुल साफ साफ लिख दिया कि वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो अगर हम डायरेक्शन हटा दें, अगर हम केवल ये बोले कि बॉडी ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया टोटल और इतनी देर में ट्रेवल किया, तो वो एवरेज स्पीड आएगी, वो एवरेज वेलोसिटी नहीं आएगी। यहाँ पर जो ये चीज़ है ये एवरेज स्पीड है। ठीक है। इसी तरीके से जब हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफाइन करेंगे, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड जिसको हम लोग v कह रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग वेक्टर का साइन नहीं लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये स्केलर है, स्पीड स्केलर है। स्पीड क्यों स्केलर है? क्योंकि स्पीड में हम लोग डायरेक्शन हटा दिए हैं। वेलोसिटी जो है वो डेफिनेटली वेक्टर है, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन होगा, और वेलोसिटी का वही डायरेक्शन है जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर का होगा या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का होगा। एवरेज स्पीड यहाँ पर इस फॉर्मूले से निकाली जाएगी, टोटल डिस्टेंस। अब मैं ये आपको बता रहा था कि आपने मान लीजिए 100 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 2 घंटे में आपने ट्रेवल किया। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, आपकी कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर ट्रैवल करके एक शहर से दूसरे शहर पहुंच गई। ठीक है। पर प्रैक्टिकली क्या हुआ कि प्रैक्टिकली आपकी कार कभी 100 पर थी, कभी 20 पर थी, कभी 80 पर थी, कभी 60 पर थी, थोड़ी थोड़ी देर के लिए। तो टोटल इंटरवल ऑफ टाइम क्या है? टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या है? टोटल टाइम ऑफ जर्नी है 2 आवर्स। और टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी क्या है? वो है 100 किलोमीटर। तो आप जब ऐसा यहां पर बोल रहे हैं कि लेटस से कि फॉर अ गिवन जर्नी, मैं यहां पर साफ साफ ये लिख दे रहा हूं कि फॉर अ गिवन जर्नी
the total distance for a given journey, the total distance traveled, total distance is 100 kilometer, and total time lapsed of that journey, टोटल टाइम लैप्स आ गया आपका 2 hours। तो आप यहां पर जब एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड डिफाइन करेंगे तो वो क्या आएगा, ये मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि ये जो फॉर्मूला यहां पर लिखा है ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये किसी एक जर्नी की बात है। तो अगर यहाँ पर इस सिचुएशन में जब आपकी कार 100 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 घंटे में चल रही है तो आपकी जो स्पीड आएगी, जो आपकी एवरेज स्पीड आएगी वो 50 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी यहाँ से। पर आप ये बात जानते हैं कि आपकी कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं चली। हो सकता है कि उस पूरी जर्नी में कुछ एक देर के लिए, हो सकता है कई बार ऐसे मौके आए हों कि आपकी कार की स्पीड थोड़ी देर के लिए 50 किलोमीटर पर आवर रही हो। आपका स्पीडोमीटर जो ये स्पीड है, जो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ये स्पीडोमीटर दिखाता है। आपका स्पीडोमीटर ये चीज़ दिखाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये पेन कभी कभी धोखा दे जाता है, यहाँ भी दे गया। ये जो स्पीडोमीटर है वो ये बात बता रहा है कि स्पीडोमीटर में ये आएगा उस इंस्टेंट पे क्या स्पीड है। आप ये समझते हैं कि आपका स्पीडोमीटर लगातार घटता बढ़ता रहता है। पर आपने एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी, यहाँ पर आपने वी एवरेज क्या निकाला, यहाँ पर वी एवरेज आपने निकाला 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या है कि एवरेज वर्ड ही यहाँ पर ये है। आपने एसेंशियल मैथमेटिक्स में ये बात बहुत अच्छे से पढ़ी है कि हम एवरेज वर्ड ही तभी डिफाइन करते हैं जब हमारी कोई भी क्वांटिटी, कोई भी नंबर, कोई भी कुछ वेरिएबल होता है। वेरिएबल के लिए हम लोग एवरेज या मीन टर्म डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर मीन वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी की बात होती है। ये इक्वेशन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस इक्वेशन को ज़रूर याद रखिए। ये इक्वेशन आगे चल के हमारी बहुत हेल्प करेगा जब हम लोग अभी फोर्स में आएंगे या एक्सेलरेशन में आएंगे तो और हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, मैं अभी वापस इस बात पर आ रहा हूँ कि ये जो लिमिट का कंसेप्ट है, ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कंसेप्ट है, जो हम लोगों ने ये डेल्टा को डी में कन्वर्ट कर दिया, इसका क्या मतलब है। ठीक है, आइए ध्यान से हम लोग समझते हैं। एक्सेलरेशन समझने के पहले समझ रहे हैं। हो सकता है ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा चल जाए, ये इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस का बेसिक आइडिया होगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ हायर गोल। आइए, इनका ये कहना है कि जैसे हम लोगों ने शुरू में बात की कि जो 2-3 टर्म थे, मैं यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ कि एक वर्ड हमारा पोजीशन था, एक वर्ड पोजीशन के बाद हमारा एक टर्म डिस्प्लेसमेंट था। ये सब वर्ड हम लोग सीख चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पोजीशन वेक्टर था, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर था। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बात ये करी कि एवरेज वेलोसिटी एक चीज़ आ रही है, और फिर हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये 2 तरीके की वेलोसिटी आई, और फिर 2 तरीके की स्पीड भी आ गई। इसका मतलब कि एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, और फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। हम लोग ये बात समझने की कोशिश, और इसमें तो बेसिक बात है, ये तो यहाँ पर हम लोग याद ही रखेंगे कि अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी, और वो या आप डी के टर्म में लेना चाहें तो डी के टर्म में मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि वो डी आर अपॉन डी टी होगा। लेकिन जब हम इंस्टेंटेनियस जब हम लोग सॉरी ये गड़बड़ हो गया। मैं ये कह रहा था जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी तब वो वेक्टर फॉर्म में आएगा, वो डी आर अपॉन डी टी होगा, और जब वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा तब वो स्केलर फॉर्म में आएगा। वहाँ पर हम लोगों को कोई भी डायरेक्शन नहीं दिखाना है, केवल स्केलर। यूनिट तो दोनों की ही सेम होगी, आप समझ रहे हैं। दोनों में लेंथ है, लेंथ का मतलब कि
डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के केस में है, डिस्टेंस स्पीड के केस में है। तो डिस्टेंस ओवर टाइम दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला वही रहेगा, दोनों टेक्निकली LT-1 है। पर सवाल ये है कि हम लोगों को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जो हम लोगों ने ये कंसेप्ट लगाया, कि मैं फिर से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए कि ये जो कंसेप्ट है कि डेल्टा आर ऑन डेल्टा टी था, इसमें हम लोगों ने ये एक कंसेप्ट लगाया कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और इसको हम लोगों ने डी आर अपॉन डी टी लिख दिया, और डी आर अपॉन डी टी को हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिख दिया। ये कहाँ से आया और ये डेल्टा डी कैसे बना, इस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसके लिए पूरी स्टोरी हम लोगों को समझनी पड़ेगी। पूरी स्टोरी क्या है? पूरी स्टोरी ये है कि एक चीज होती है इक्वेजन, ठीक है। इक्वेजन का मतलब क्या होता है? इक्वेजन का मतलब होता है कि समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, देयर इज लेफ्ट हैंड साइड एंड देयर इज अ राइट हैंड साइड। उस इक्वेजन से हम लोग प्लॉट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्लॉट। प्लॉट का मतलब क्या है कि किसी भी इक्वेजन में, मान लीजिए कोई इक्वेजन हमारे पास है, उस इक्वेजन में हम लोग दो वेरिएबल्स क्रिएट कर लेंगे। ये ठीक है, हो सकता है कि मैथ्स में आप ये पढ़ें और मैथ्स में आपको दूसरे तरीके से ये बातें बताई जाएं, हो सकता है टर्म्स दूसरे यूज़ किए जाएं, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। मैं आपको सिंप्लीफाइड तरीके से बता रहा हूं और मेरी नज़र इस बात पर है कि आप उसका एप्लीकेशन सीखें। आप ये सीख पाएँ कि जब फिज़िक्स में कहीं पर डिफरेंशिएबिलिटी या जो भी स्लोप या जब आएगा, तब उसको कैसे हमको इस्तेमाल करना है, उसका क्या यूटिलिटी है, ये हम लोग को सीखना। एक जनरल बात ये है कि इक्वेजन का प्लॉट होता है। इक्वेजन का प्लॉट कैसे होता है? अगर किसी इक्वेजन में दो वेरिएबल है और फिर आगे उन दो वेरिएबल्स में हम लोग एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल बना लेंगे। अभी मैं आपको ये बात समझाऊंगा कि हम कैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाएंगे और कैसे डिपेंडेंट वेरिएबल बनाएंगे। बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई एक इक्वेजन है, से दैट इक्वेजन है y इज इक्वल टू 4x, ये एक इक्वेजन, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इसमें दो वेरिएबल है x और y और एक नंबर है, ठीक बात। मान लेते हैं कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। What is the meaning of independent variable? The meaning of independent variable is that x can have any possible value on the number line. Number line पर -∞ से +∞ तक नंबर होते हैं और x की कुछ भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। कुछ भी वैल्यू लेने की वजह से, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं की वजह से इसका नाम हम लोगों ने रखा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरी गुड। अब क्या हुआ कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मान लीजिए कि हम लोगों ने ऐसा किया कि x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू आ गई 0। मान लीजिए हम लोगों ने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू आ गई 4। मान लीजिए हम लोगों ने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू आ गई 8। और इसी तरीके से x की दूसरी वैल्यूज़ हम लोग लेके y की वैल्यूज़ निकालते रहे। एक इम्पॉर्टेंट कि जब हम x को इंडिपेंडेंट कह रहे हैं तो हमने 1 2 3 ही क्यों लिया, 1.1 क्यों नहीं लिया? बिल्कुल ले सकते हैं आप। यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई भी दूसरी वैल्यू ले लें आप। x की वैल्यू 3.2 ले लें, 3.2 अगर आप ले लेंगे तो ये आ जाएगा 12.8, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ इन दोनों के बीच में x की वैल्यू 1.2 ले लीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू इसमें आ जाएगी 4.8, ठीक बात है। ये तो हुआ क्या कि अब वो ये, हाँ ये बात समझिए कि ये तो एक सिंपल इक्वेशन था। मान लीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा इक्वेशन है कि f इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये इक्वेशन आपने देखा है। अब वो कहते हैं इस इक्वेशन में दो वेरिएबल का मतलब क्या? आपने ये जनरल इक्वेशन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जनरल इक्वेशन है, जहाँ पर दो मासेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट किया जाता है।
two masses m1 and m2 placed at some distance r, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। हुआ क्या कि वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक ऐसी प्रोपोर्शनैलिटी जनरेट की जाती है, ठीक है, लक्ष्य से नहीं हटेंगे हम लोग। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझने के लिए पहले डिफरेंशियल कैलकुलस का बेसिक आइडिया समझ रहे हैं, और डिफरेंशियल कैलकुलस का बेसिक आइडिया समझाने के लिए मैंने आपको इक्वेशन से स्टार्ट किया है कि कोई भी इक्वेशन को कैसे वहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस में यूज़ करते हैं। देखिए, ये एक सिचुएशन थी कि हमारे पास दो मासेस थे m1 और m2, और g तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 6.7 इंटू 10⁻⁻12, और यूनिट ये वो कह रहे हैं कि f और r दो वेरिएबल, r इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। r कैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि r दो मासेस के बीच का डिस्टेंस है। अब वो कह रहे हैं कि दो मासेस के बीच के डिस्टेंस को अगर हम वेरिएबल ले लें तो उन दोनों मासेस के बीच का फोर्स ऑब्जर्व करेंगे। कैसे कि जब r की वैल्यू 1 मीटर है तब f कितना है, जब r की वैल्यू 2 मीटर है तब f कितना है, जब r की वैल्यू 2.3 मीटर है तब f कितना है। और फिर हम लोग एक ऐसा डेटाबेस बनाते हैं, उस डेटाबेस से हम लोग एक प्लॉट तैयार करते हैं। प्लॉट क्या कहता है? प्लॉट ये कहता है कि एक हम लोगों ने x एक्सिस ले ली, एक हम लोगों ने y एक्सिस ले ली। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने स्केल लिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइप्स, और हम लोगों ने यहाँ पर जो स्केल लिया y एक्सिस पे, क्योंकि यहाँ पर 4 मल्टीपल था, तो हम लोगों ने 4 8 12 16 20 करके ये मार्क ले लिया, और ये 24 आ गया शायद, ठीक है, हाँ 24। अब क्या हुआ था कि हम लोगों ने एक पॉइंट यहां से जनरेट किया था 0,0, इसका मतलब एक पॉइंट ये मिल गया। दूसरा पॉइंट कहां था? ध्यान से देखिए, दूसरा पॉइंट था 1,4। 1,4 कहां होगा? दिस इज 1,4, दिस इज 1,4। यहां से देखिए, ये x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4 है। फिर आ गया 2,8। 2,8 का मतलब ये 8 और ये 2, तो यहाँ पर एक डॉट आ गया, ये आ गया डॉट हमारा, बहुत ध्यान से देखिए। दूसरा डॉट ये आ गया, तीसरा डॉट यहाँ पर आ गया 3,12, चौथा डॉट यहाँ आ गया 4, अब एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये वाला डॉट जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। अगर हम ये 16 को 4 से रिलेट करेंगे तो डॉट यहाँ आएगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। यूजुअली क्या होता है कि जब आपको ग्राफ बनाना सिखाया गया जूनियर क्लासेस में, या कभी कभी सीनियर क्लासेस में भी लोग जूनियर वाली टेंडेंसीज रखते हैं, कोई बात नहीं, रखिए आप, इट्स कोई ठीक है। लोग का चलता है में पूरी ज़िंदगी भी बिता देते हैं लोग कि चलता है, कोई बात नहीं, चलता है तो अगर चलता है तो चलता है, पर अपन लोगों का नहीं चलता है। अपन का इसलिए नहीं चलता क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो डॉट्स मिले, ये डॉट्स कोऑर्डिनेट हैं। ये देखिए, ये 1,4 ये है, यहाँ से 2,8 आया, यहाँ से 3,12 आया, ये 3,12 है। ये यहाँ से अगर हम x की वैल्यू 4 लेते तो ये 4,16 आता, ये 4,16 आता। बट मीनवाइल मैंने आपको ये भी बताया कि हम x की वैल्यू 3.2 भी ले सकते हैं। तो जब हम x की वैल्यू 3.2 लेंगे तो वो 3 और 4 के बीच में कोई एक डॉट यहां मिलेगा। आपको ये सिखाया जाता है कि 0 1 2 3 4 के ये डॉट्स बनाइए और फिर इसको ज्वाइन कर दीजिए तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। गलत है ये। बल्कि सही स्टेटमेंट क्या है कि क्योंकि हम लोगों ने x की वैल्यू, जब हम लोग 0 और 1 के बीच में जब हम लोग x की वैल्यू लेंगे तो ये डॉट्स हमको यहां पर ऐसे डॉट्स मिलेंगे। ये देखिए डॉट्स, ये क्या है? ये x की वैल्यूज के लिए y की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे इस इक्वेशन में पुट करके कि अगर हम लोगों ने x की वैल्यू 0.2 रखी या 0.5 रखी तो y की वैल्यू 2 आएगी। तो x 0.5 पर y की वैल्यू 2। और इसी तरीके से जब x की वैल्यूज हम लोग 1 और 2 के बीच में लेंगे, फिर हम लोग x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लेंगे, फिर हम लोग x की वैल्यू 4,
और इस तरीके से ये सारे डॉट्स मिल के एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। बहुत ध्यान से समझिए, इन डॉट्स को ज्वाइन करना ये एक तरीका है समझने का, और दूसरा तरीका ये है कि क्योंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है कि x सारी वैल्यूज ले सकता है, नंबर लाइन पर जितनी भी x की वैल्यूज पॉसिबल हैं वो सारी वैल्यूज ले सकता है, और क्योंकि x सारी वैल्यूज ले सकता है इसलिए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यूज आएंगी उनसे जो डॉट मिलेंगे उससे एक जो डॉट्स शेप बनाएंगे वो शेप स्ट्रेट लाइन होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दूसरा इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है, से दैट, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ फॉर गॉड सेक, जिससे आप आसानी से पहचान पाएं कि सिचुएशन बदल गई। कलर चेंज करने का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि अगर मान लीजिए एक ऐसा इक्वेशन आ गया कि y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, व्हाट इज कॉमन इन दीज टू इक्वेशन, दैट अगेन वी हैव टू वेरिएबल्स, बट नाउ द सिचुएशन इज लिटिल डिफरेंट। इन दिस सिचुएशन बोथ वेरिएबल्स x एंड y were having the power 1, इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। यहां पर y लीनियर है और x क्वाड्रेटिक है। अभी हम लोग इसकी जनरल आइडेंटिटी भी बनाने जा रहे हैं, बना देंगे कि अभी पहले ये बात समझ लीजिए कि अगर y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर हो गया, अंतर क्या है, एक लीनियर दूसरा क्वाड्रेटिक, यहां पर दोनों लीनियर, तो इस इक्वेशन में अगर इसका प्लॉट बनाना है, हमारा आइडिया क्या था, हमारा आइडिया ये था कि दुनिया के किसी भी इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग प्लॉट बनाया जा सकता है। फिर हम लोग इस प्लॉट से आगे बढ़ेंगे, तब हम ये बात समझेंगे कि किसी भी प्लॉट में स्लोप डिफाइन किया जा सकता है। अभी सिर्फ आपको जो आइडिया समझना है वो ये आइडिया है कि अगर हम इसको प्लॉट करेंगे, मैं आपको प्लॉट करके दिखा भी दूंगा कि अगर हम इसको प्लॉट करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे का मतलब क्या है कि अगर हम इस इक्वेशन में y और x की वैल्यूज रख के कोई भी प्लॉट बनाएंगे, अगर हम यहाँ पर कोई भी प्लॉट बनाएंगे, बहुत ध्यान से देखिए कि ये एक इक्वेशन होगा, ये y होगा और ये x होगा, और यहाँ पर अगर हम y और x का यहाँ इस केस में प्लॉट बनाएंगे तो जो शेप आएगा वो शेप कुछ ऐसा आएगा, बहुत ध्यान से देखिए, ये शेप आने वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। और बाद में हम लोग अभी हम लोग समझ रहे हैं कि अगर एक लीनियर और दूसरा क्वाड्रेटिक है तो इसका नाम होता है पैराबोला, और इस सिचुएशन में जब दोनों ही फंक्शन लीनियर हैं तो ऐसी सिचुएशन में प्लॉट स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक बात है, ध्यान से समझिए, हम लोग ये पैराबोला का डेटा डिस्कस करेंगे कि ये कैसे आया।